नमस्कार दोस्तों। मैं अंशुमान मिश्रा आपका एक बार फिर से लीगल कॉजेंसी में स्वागत करता हूं। हम लोग चला रहे हैं फंडामेंटल राइट की सीरीज, और जिसमें से सबसे पहले हमने क्या कर लिया, सबसे पहले मैंने आपको बताया था, हमने डिस्कशन किया था आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 16 तक का फंडामेंटल राइट में। उसके बाद हमने डिस्कशन किया आर्टिकल 17 से लेके आर्टिकल 22 तक का एक बहुत ही बढ़िया तरीके से। रियल टाइम एग्जांपल्स भी देखे थे, काफी सारे एग्जांपल्स देखे थे, काफी सारी ऐसी बातें की थी जिसकी वजह से ये सारे आर्टिकल कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भूल नहीं सकते आप, उस समय आपके दिमाग में आ जाएगी चीजें। तो आपसे मैं कहता हूं कि आप पार्ट 1 और 2 जरूर देखिए, और ये रहा पार्ट 3। पार्ट 3 भी आप देख सकते हैं, उसको देखने के बाद पार्ट 1 और 2 जरूर वॉच करिएगा एक ना एक बार। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हमने चर्चा की है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। चीजें चाहे जितनी अच्छी बोली गई हो, लेकिन भाई रिच होना चाहिए, और रिच आप जैसे अगर इतने बेहतरीन ऑडियंस रहेंगे तो भाई लाइक जरूर करेंगे, सब्सक्राइब तो करेंगे ही चैनल को। तो उम्मीद है आपसे, आप वीडियो शुरू होने के पहले ही कर दिए होंगे आप, और कर भी देना चाहिए, क्योंकि भाई सपोर्ट रहेगा आप लोगों का तभी चीजें और अच्छे तरीके से और ढंग से बन पाएंगी, और भी ग्राफिक्स का यूज करके और भी चीजों का यूज करके ढंग से मतलब चीजें प्रस्तुत हो पाएंगी, जो कि और माइंड में बैठ सकती हैं, जिसकी वजह से हम लोग उसको कभी भी लाइफ लॉन्ग याद रह सकती है, चीजें इस ढंग से भी बताई जा सकती हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक थ्योरी पार्ट उसको रट्टा मान लिए, रट के चले गए, तो ये कोई बात नहीं होती जब तक आप उसको रियल वर्ल्ड एग्जांपल, रियल टाइम एक्सपीरियंसेस से नहीं सीखेंगे। मैं आपको बताऊं, ऐसा ऐसा एग्जांपल भी दिया जा सकता है जिससे आप चीजों को एकदम अच्छे से फील करके याद कर सकते हैं। वो सबसे सही तरीका है कि जो अभी अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पुरानी घटनाओं से उसको रिलेट करके बताना, चीजों को, चीजें जैसे घट रही हैं, जैसे हो रही हैं, तो उस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो और ढंग से समझ में आता है। तो आज के वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, किस आर्टिकल से लेके किस आर्टिकल तक। जैसे आर्टिकल 22 तक हमने कर लिया, तो आज हम आर्टिकल 23, 24, 25, 26, 27 और 28 के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें से आर्टिकल 23 और 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन की बात करता है, और उसके बाद वाला आर्टिकल बात करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है, कि भाई सभी को फ्रीडम ऑफ रिलीजन होना चाहिए। जैसे कि हम लोग जानते हैं फंडामेंटल राइट 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 6 उसके अलग अलग फंडामेंटल राइट, उसके बाद 6 सिद्धांत है कि कौन सा आर्टिकल कहाँ से लेके कहाँ तक। तो चलिए, प्रीवियस रिवीजन तो बहुत हो गया, अब अपने टॉपिक की तरफ सीधे सीधे आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। और ये रिवीजन करना भी जरूरी था, लेकिन अब टॉपिक की तरफ देखते हैं। तो आर्टिकल 23 और 24। आर्टिकल 23 की मैं आपको बात कर लूं। आर्टिकल 23 क्या कहता है? आर्टिकल 23 ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट करता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर को। अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग कैसे, मैं आपको बताऊं, आप लोग एक बार इसको अभी जाके सर्च कर लीजिएगा। गोल्डन ट्रायंगल एक जगह है साउथ ईस्ट एशिया में, जिसको कहते हैं म्यांमार, म्यांमार के साइड लोकेटेड है वो, लेकिन उसका उस पर कंट्रोल नहीं, क्योंकि वहाँ सिविल वॉर चलता रहता है, इसलिए वहाँ गवर्नमेंट वीक है, उतना गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। तो वहाँ पे ट्रैफिकिंग वगैरह बहुत होती है, ड्रग्स ट्रैफिकिंग होती है, साथ में ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होती है, जो कि हमारा आर्टिकल 23 प्रोहिबिट करता है। तो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है, ये कह सकते हैं जैसे खरीद फरोख्त इंसान की करता है, आदमी जब इंसान की जाती है, कुछ इलीगल लोग करते हैं, जैसे काम करने के बहाने बुलाए देश में, दूसरे देश में, फॉरेन कंट्रीज में, उसके बाद ले गए वहां पे, ले जाके किसी दूसरे के यहाँ आपको सेल कर दिया गया कि आप अब उन्हीं पर जीवन भर उन्हीं के यहाँ रहेंगे, उन्हीं के लिए काम करेंगे, बाकी कुछ पैसा उनको मिला होगा जो आपको आपके साथ ऐसा काम किए होंगे, बाकी वहां जहां आप गए वहां तो रहने खाने के लिए जो भी मिले आपको मिले ही, वहां पे जो अत्याचार झेलना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोगों को भी ये देखना चाहिए कि कोई जेन्युइन हो, ऐसे बिना जानकारी के कहीं काम करने, बिना ऑथेंटिकेशन के, जहाँ ना जानकारी हो वहां नहीं जाना चाहिए। क्योंकि काफी सारे लोग वहां से आए थे एक बार, गोल्डन ट्रायंगल जैसे, मैं आपको एक जगह की बात कर रहा हूँ साउथ ईस्ट एशिया में जो है, वहां से लौटने के बाद उन्होंने, जैसे हमारी गवर्नमेंट एजेंसी से बात की थी, तो वहां पे उन्होंने स्थिति बताई कि किस हिसाब से वहां लोग जाते हैं, उसके बाद वहां पे उनको इलीगल काम सारे उनके साथ किए जाते हैं, जो भी किए जाते हैं। ये हमारा आर्टिकल 23 प्रोहिबिट करता है। अब एक और चीज प्रोहिबिट करता है, मैंने आपको बताया था। अब वो चीज है फोर्स लेबर, बेगार जिसको कहते हैं। मैं आपको बात कर लूं प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में, मतलब इंडिपेंडेंस के पहले क्या होता था। इंडिपेंडेंस के पहले ब्रिटिश का टाइम पीरियड था, तो वो लोग फिलहाल और डिवाइड कर ही दिए थे, काफी हद तक सोसाइटी को डिवाइड कर दिए थे, जमींदारी सिस्टम चला दिए थे, बाकी सारे सिस्टम भी उन लोग चलवा दिए थे, जिसके कारण जो मार्जिनलाइज, जो एकदम निचली स्तर पे काम करते थे, उनको अत्याचार झेलना पड़ता था। अत्याचार क्यों झेलना पड़ता था? मान लीजिए, अब भाई टैक्स तो मेन ब्रिटिश के पास ही जाने वाला है, ब्रिटिशर्स जो हैं उन्हीं के पास टैक्स जाने वाला है, अंग्रेजों के पास ही। तो वो लोग दबाव डालते थे जमींदार पे,
अब जमींदार पे क्या दबाव डालते थे कि हमको टैक्स चाहिए, हमको अब आपका टैक्स बढ़ा दिए। अब जमींदार क्या करते थे, जमींदार जो उनके नीचे पीजेंट्स होते थे उनको सप्रेस करते थे कि भाई जल्दी जल्दी काम करो, और ज्यादा काम करो, और ज्यादा फसल उगाओ, जितना तुम ना खाओ लेकिन तुम वो भी मुझको दे दो, मुझको भी आगे सप्लाई करना है। तो ये सारी चीजें थी, डिवाइड एंड रूल का प्रिंसिपल अपनाते हुए सब फॉलो कर रहे थे। तो इनको सप्रेस किए, वो नीचे वालों को सप्रेस किए, जमीनी आदमी को। और उनका खेत हथिया ले रहे हैं, उनके खेत में उन्हीं से मजदूरी करवा रहे हैं और उनको पैसा भी नहीं दे रहे हैं। यही होता है फोर्ड लेबर, बेगार सिस्टम। कि यानी मतलब आप उनसे जमीन, उनके जमीन पे उनसे काम करवा भी रहे हैं और उनको पैसा भी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपका जो भी बिल हो, आपको कहीं पैसा सप्लाई करना हो या आपकी अगर इंटेंशन ही नहीं सही है। तो ये एक होता था, ये हमारा आर्टिकल 23 प्रोहिबिट करता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये चीजें होनी भी नहीं चाहिए इतनी, क्योंकि इक्वालिटी की हम बात करते हैं हमारे काफी सारे आर्टिकल्स में, तो ये चीजें तो परमिसिबल नहीं है। अब चलते हैं हम आर्टिकल 24 की तरफ। अब आर्टिकल 24 प्रोहिबिट करता है चिल्ड्रंस के जो द्वारा जो फैक्ट्रीज में उनसे फोर्स लेबर करवाया जाता है। मान लीजिए कोई चिल्ड्रन फैक्ट्री के वर्क में इंडल्ज है जो कि बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज है, और उसको जैसे मैं आपको फायर क्रैकर्स की काफी सारी फैक्ट्रीज में आप देख लीजिए, काफी सारा हम लोग सुनते भी हैं कि भाई बच्चों से वहां काम करवाया जाता है। तो ये इलीगल है। फैक्ट्री में जहाँ हजारडुअस वर्क कैरी होता है, वहां पे बच्चों से आप फैक्ट्री में काम नहीं करवा सकते कि उनको इलीगल तरीके से वहां पे आप रखे हैं, 14 साल से वो नीचे हैं। वो उनके शरीर के ऊपर काफी तरह से इफेक्ट डालता है, इसीलिए ये अबॉलिश कर दिया गया है, क्योंकि वो उनके विकास का समय रहता है। जैसे हम लोग आर्टिकल 21A में बात कर चुके हैं राइट टू एजुकेशन की, तो उनको एजुकेशन चाहिए रहता है उस समय, तो उस समय ऐसा काम करते हैं तो ये प्रोहिबिट। अब मान लीजिए जैसे कोई फैमिली है किसी की, वहां पे चाय का सेलिंग का बिजनेस, उनका मान लीजिए चाय की दुकान है, तो उसमें पार्ट टाइम में अगर बच्चा सर्व कर भी देता है अपनी बिल से, क्योंकि ये हजारडुअस की फैक्ट्री वर्क नहीं है, तो एक तरीके से वो परमिसिबल थोड़ा बहुत माना जा सकता है। लेकिन फैक्ट्रीज में तो बिल्कुल नहीं माना जा सकता, वो एकदम से इलीगल है। अब ये हो गया हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन की बात कर ली हमने आर्टिकल 23 और 24 में। अब आर्टिकल 25 में देखते हैं हम लोग। अब आर्टिकल 25 कहता है कि आप फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपोगेट कर सकते हैं अपने रिलीजन्स को। मतलब आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, आप उसकी चर्चा कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं कि हमारा धर्म इतने अच्छे सिद्धांत को प्रमोट करता है, इसमें ये अच्छी चीजें हैं, हमारा धर्म इतना बढ़िया है। ये सब आप कर सकते हैं, फ्रीली प्रोपोगेट कर सकते हैं अपने धर्म को। लेकिन आप जबरदस्ती किसी को कन्वर्ट नहीं करवा सकते कोर्स करके, ये एक्सेप्शन है। कि भाई फ्रीली प्रोपोगेट कर रहे हैं, लेकिन साथ में ऐसा है कि आप किसी को पकड़ लिए, उसके बाद कहने लगे कि भाई तुम कन्वर्ट करो, हमारे धर्म में ये चीजें, आप उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, उसका ब्रेन वॉश कर रहे हैं, ब्रेन वॉशिंग करके धर्म परिवर्तन अगर करवाते हैं तो ये इलीगल है। इसकी परमिशन बिल्कुल नहीं देता है आर्टिकल 25 आपको। तो ये एक ध्यान में देने वाली चीज है। और मैं बात करूं, आपने आपने सिख लोगों को देखा होगा, पंजाबी लोगों को, पंजाब वगैरह में और भी जिस भी जगह पंजाबी पॉपुलेशन रिसाइड करती है, सिख पॉपुलेशन, तो वो लोग एक कृपान कैरी करते हैं अपने साथ। कृपान जिसको एक छोटी सी आप कह सकते हैं नाइफ टाइप में होती है, वो कैरी करते हैं एक प्रोसेस के साथ उसको। तो वो उनके लिए लीगल है, क्योंकि वो उनके रिलीजियस प्रैक्टिस का हिस्सा है। ऐसी बात नहीं, नई बात नहीं है कि वो लोग कैरी कर रहे हैं अलग, वो उनके रिलीजियस प्रैक्टिस का हिस्सा है, वो बिल्कुल उचित है उनके लिए, और वो उसको कैरी कर सकते हैं। ये उनको परमिशन मिली हुई है आर्टिकल 25 के अंदर। और अब मैं बात कर लेता हूँ आर्टिकल 26 की। आर्टिकल 26 क्या कहता है? अब आर्टिकल 26 जो है कहता है कि आप कोई भी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी अपने धर्म संस्था के लिए एक्वायर कर सकते हैं, और आप अपना रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस मेंटेन कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं, और आप अपने रिलीजियस मैटर को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। आप अपने रिलीजियस कस्टम्स को, अपने रिलीजन चैरिटेबल पर्पस को और लैंड को मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि जिसके अनुसार अभी एक रिसेंट कंट्रोवर्सी हुई थी वक्फ को लेकर, तो वक्फ प्रॉपर्टीज जो है उसका भी प्रावधान इसी आर्टिकल 26 के अंदर ही मेंटेनेबल है। तो ये सारी प्रॉपर्टियां वो लोग मतलब प्रॉपर्टी जो एक्वायर कर रहे हैं, मूवेबल ये इसी के आधार पर करते हैं। अब आर्टिकल 26 ये बात करता है। अब आर्टिकल 27 की तरफ आते हैं। आर्टिकल 27 क्या कहता है? आर्टिकल 27 कहता है कि आपके पास फ्रीडम है कि आप आप अपने जरिए टैक्स देकर किसी एक रिलीजन को प्रमोट कर सकते हैं। आपके वो अगर सर्कल के अंदर है, आप उसमें चाहते हैं तो आप उसमें डोनेशन दे सकते हैं अपनी तरफ से। तो ये आर्टिकल 27 कहता है। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, यहाँ यहाँ पे एक एक्सेप्शन बैठता है। मान लीजिए गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को हर एक पीपल, आप लोग, सब लोग टैक्स देते हैं किसी न किसी रूप में गवर्नमेंट के पास टैक्स जा रहा है।
अब उस टैक्स के पैसे को अगर गवर्नमेंट, क्योंकि मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ कि इंडिया है एक सेकुलर नेशन, और सेकुलर नेशन में सभी धर्म को एक बराबर देखा जाता है, डुअल लाइफ प्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता, ऐसा सेकुलरिज्म कहता है हमारे देश का। तो इस पैसे को गवर्नमेंट जो है टैक्स की लोगों के डायरेक्ट टैक्स के पैसे को जो गवर्नमेंट के पास गया है, वो किसी इंस्टीट्यूशन में धर्म को प्रमोट करने के लिए नहीं भेज सकती। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या हुआ कि धर्म को प्रमोट करने के लिए नहीं भेज सकती? मतलब कि जैसे मैं बात करता हूँ, कोई इंस्टीट्यूशन रन किया जा रहा है और वो किसी एक पार्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करता है, उसको अब गवर्नमेंट फंड करती है, तो वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन नहीं रहेगा, फिर वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन बन गया, वो गवर्नमेंट के अंदर आ जाएगा, गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाएगा। अब जैसे कोई प्राइवेट संस्था है, मान लीजिए उस प्राइवेट संस्था को गवर्नमेंट फंड करती है, तो गवर्नमेंट उसको फंड कर रही है, तो प्राइवेट कैसे रह गया? वो तो फिर गवर्नमेंट हो गया ना। तो ये एक एक्सेप्शन है इसका। अब आर्टिकल 28 क्या कहता है? आर्टिकल 28 कहता है कि कुछ सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आपके पास फ्रीडम है कि आप किसी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को अटेंड कर सकते हैं जाके। हाँ, अनलेस एंड अनटिल, अगर वो मान लीजिए कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, तो वो डायरेक्ट स्टेट फंडेड, कोई डायरेक्ट स्टेट नहीं फंड कर सकता किसी एक रिलीजियंस को प्रमोट करने के लिए, किसी एक रिलीजियस इंस्ट्रक्शन डायरेक्ट, मान लीजिए वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, लेकिन गवर्नमेंट डायरेक्ट वो चीज नहीं फंड कर सकती। वो पार्टिकुलर रिलीजन, जिस रिलीजियस के बारे में वो प्रीचर बात कर रहे हैं, जो आए हैं, उनके बारे में उनको डायरेक्टली फंड करके गवर्नमेंट के द्वारा कि आप ये पार्टिकुलर रिलीजियंस को मैं प्रमोट कर रहा हूं, कि आप जाके इस रिलीजियस की विशेषता, जो पार्टिकुलर रिलीजियस बोला जा रहा है, जो रिलीजियस कम्युनिटी जो आदमी अटेंड करने गया है, कि आप वहां जाके उसको बोलिए और मैं आपको फंड करता हूँ। गवर्नमेंट सीधे फंड नहीं कर सकती है, क्योंकि फिर ये सेकुलरिज्म का वायलेशन हो जाएगा ना, इसीलिए गवर्नमेंट नहीं कर सकती है इसको। लेकिन अब मान लीजिए कोई एक ट्रस्ट है, जो प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूशन है, जो कि एक ट्रस्ट के द्वारा बनाया गया था, लेकिन उसको आगे आते आते गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया। वहां पे ऐसा काम किया जा सकता है। मान लीजिए अब तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, लेकिन वो ट्रस्ट के द्वारा ओन किया जाता था, तो इसको वहां पे कोई एक रिलीजियस कार्यक्रम हो सकता है, वहां का जो भी प्रोसेस हो उसके अनुसार। लेकिन फिर उसमें मान लीजिए बच्चे को जाना है अटेंड करने, तो उनकी कंसल्ट की जरूरत होगी, कंसल्ट की जरूरत, जबरदस्ती नहीं अटेंड करवा सकते आप बुला के, नहीं तो फिर से ये वायलेशन हो जाएगा ना, फिर से अब ये एक ब्रेन वॉशिंग में चला जा सकती है चीजें। तो इसीलिए आप जबरदस्ती नहीं करवा सकते, आप अपने मर्जी से जा सकते हैं। अगर आप माइनर हैं तो आप अपने पेरेंट्स का कंसेंट लेके उस इवेंट को अटेंड करने जा सकते हैं, उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। तो ये कुछ बातें थी आर्टिकल 28 से रिलेटेड। अब ये सारे आर्टिकल्स अब आज के हमने खत्म कर लिए हैं, आज के डन कर लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एग्जाम्पल्स के साथ चीजें समझ में आई होंगी, और आगे भी ये सारी चीजें आपको आगे आने वाले एग्जाम में काम देंगी, आप इसको भूलेंगे नहीं। क्योंकि ये सारे देखिए रिलीजन से ही रिलेटेड है ना, लेकिन ऐसा होता है कि अब ये सारे आर्टिकल्स एक ही थोड़ा डिफरेंस है सब में ना, तो इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन इस कंफ्यूजन को ना हो इसीलिए थोड़ा अलग तरीके से बताने की कोशिश की गई है मेरे द्वारा आप लोगों को ये। तो अगर चीजें पसंद आई हो तो आगे भी हमको फॉलो करें, आगे भी वीडियोस आने वाले हैं, हम लोग धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशन के हर इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट को कवर करने वाले हैं। शुरू से लेकर अंत तक बने रहने के लिए वीडियो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।